सभी भाई बहनों को सबसे पहले तो राधे राधे। तो काफ़ी भाई और बहनों के मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि सेकंड ग्रेड के लिए कोई अच्छी सी क्लास लेके आओ और जीके में कम से कम 40% तो अंक प्राप्त कर सकें। तो मैं इतना तो दावा कर सकता हूँ कि मैं जो ये 3 मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ, मतलब 100 300 सवाल हो जाएंगे। 300 सवाल में से आपको 40% का क्राइटेरिया तो आसानी से पूरा, इतना मैटर तो आराम से मिल जाएगा कि 40% का क्राइटेरिया आपका आराम से पास हो जाएगा। ठीक है, तो आज सबसे पहले ये मॉडल पेपर देखते हैं, उसके बाद में रोज़ 3 दिन तक लगातार मॉडल पेपर आएंगे और बिल्कुल इनकी थ्योरी भी जैसे दी है इनको पढ़ लेना, अच्छे से समझना। मैं भी कोशिश करूँगा आपको सरल भाषा में समझाने की, जैसे आपको समझ आए। ठीक है, और अगर एक बार समझ नहीं आए तो 2 बार वीडियो देख लेना, लेकिन एग्ज़ाम से पहले कम से कम 2 बार इन वीडियो को ज़रूर देख के जाना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आरपीएससी का पैटर्न है ना, उसके अकॉर्डिंग ही ये पेपर मॉडल पेपर सेट है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें और एक बार ज़रूर देखें वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल अपना है, अर्धशुष्क मरुस्थल के निम्नलिखित भागों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आजकल जो आरपीएससी पूछ रही है कि उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूरा, ऐसे चोटियाँ हो चाहे मरुस्थल हो, क्रम वाइज जमवा रहे हैं, तो इनका ज़रूर ध्यान रखें। तो सबसे पहला सवाल आप देख सकते हो, इनको उत्तर से दक्षिण की ओर जमाना है अर्धशुष्क मरुस्थल में। तो पहला ऑप्शन है आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र, दूसरा नागौरी उच्च भूमि, तीसरा गग्गर का मैदान, चौथा है लोनी जवाई बेसिन। ठीक है, तो इनको हमें उत्तर से दक्षिण जमाना है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक। तो सबसे पहले ऊपर क्या आता है, सबसे पहले आता है ऊपर गग्गर का मैदान। ठीक है, तो गग्गर का मैदान आएगा, उसके बाद में आपको आएगा आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र आएगा, क्योंकि आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र का ही दूसरा नाम शेखावाटी प्रदेश है। ठीक है, तो शेखावाटी आ जाएगा गग्गर मैदान के नीचे आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र, उसके बाद में नागौरी उच्च भूमि आ जाएगा और उसके बाद में आ जाएगा लोनी जवाई बेसिन। तो इसमें ऑप्शन हम देख सकते हैं, इसमें 2 नंबर, सबसे पहले गग्गर का मैदान, उसके बाद में आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र और उसके बाद में नागौरी उच्च भूमि, लोनी जवाई बेसिन। ठीक है, इसकी थ्योरी भी दी हुई है, तो व्याख्या दी हुई है, तो आप देख सकते हो। गग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में विस्तृत है, और शेखावाटी प्रदेश जिसे आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र भी कहा जाता है, अन्य नाम इसके वागड़ क्षेत्र। ठीक है, वागड़ क्षेत्र के नाम से भी आ सकता है, तो आप कन्फ्यूज ना हो। तो शेखावाटी क्षेत्र का नाम ही वागड़ क्षेत्र है, और इसमें जो जिले आते हैं झुंझुनू, सीकर, चुरू, डीडवाना, कुचामन, और फिर नागौरी उच्च भूमि में आते हैं। नागौरी मतलब ये नागौर में विस्तृत है। ठीक है, और लोनी जवाई बेसिन जिसे हम गोडवान प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, तो लोनी नदी तथा इसकी सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र है, वो इसमें आता है। अगले सवाल पर चलता है। चंबल नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को चंबल नदी में मिलने के स्थान के आधार पर दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो चंबल नदी में ये सहायक नदी दे रखी है, उनको दक्षिण से उत्तर की दिशा में व्यवस्थित करना है। तो सब हमें दे रखी है बामनी नदी, कुराल नदी, मेज नदी, चाकन नदी और बनास नदी। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगी बामनी नदी, इसमें चेंज नहीं कर रखा। ठीक है, ऑप्शन 3 है इसका। तो सबसे पहले बामनी नदी आ जाएगी, फिर कुराल नदी आ जाएगी, मेज नदी आ जाएगी, चाकन नदी आ जाएगी, फिर बनास नदी आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब शाखा पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं करती है। कारण, अरब सागर की शाखा राजस्थान में सर्वप्रथम बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। तो इसमें ऑप्शन चौथा राइट हो रहा है। ठीक है, तो कथन इसमें गलत है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं करती। ठीक है, और जो आर है, कारण है, वो बिल्कुल सही है। अरब सागर की शाखा राजस्थान में सर्वप्रथम बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, नीचे से ही करती है। चौथा सवाल है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पश्चिम से पूर्व की ओर नीचे दिए गए कूट की सहायता से व्यवस्थित कीजिए। तो इन जिलों को हमें जमाना है, और जिसको भी राजस्थान का मैप अच्छे से आता है ना, एक बार देख लेना, क्योंकि जिलों, काफ़ी मुख्यालयों, काफ़ी ऐसी चीज़ों को है, बांध, चोटी, उनको ऊपर से नीचे, पूर्व से पश्चिम जमवाएंगे। तो इनको एक बार ज़रूर, जिलों का क्रम भी हमें ध्यान होना चाहिए। तो हमें इन जिलों को जमाना है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। 4 में है, सबसे पहले आएगा जालोर। ठीक है, जालोर के बाद में पाली आ जाएगा, पाली के बाद में राजसमंद आ जाएगा,
राजसमंद के बाद में चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ के बाद में टोंक आ जाएगा। ठीक है, मैप जरूर देख लेना। फिर 5वां सवाल है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को पहली बार अपने राज्य की राजधानी बनाया था? तो किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को पहली बार अपनी राज्य की राजधानी बनाया था? नागभट्ट द्वितीय ने। ठीक है, इसकी व्याख्या ग्वालियर अभिलेख से ज्ञात होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज के शासक चक्रपुष्प को पराजित करके आयुध वंश को समाप्त कर दिया। इस विजय के पश्चात कन्नौज प्रतिहारों की नई राजधानी बन गई तथा नागभट्ट द्वितीय का दरबार भी नागावलोक का दरबार कहलाया। ठीक है, ये इस सवाल को भी थोड़ा ध्यान रखना, नागभट्ट द्वितीय का दरबार भी नागावलोक का दरबार कहलाया। 6वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आड़ सभ्यता के उत्खनन से जुड़ा हुआ नहीं है? तो पेपर में जुड़ा है नहीं है, इनका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये नहीं है और हम कराते हैं तो काफ़ी बार गलत हो जाते हैं, आते हुए सवाल भी काफ़ी गलत हो जाते हैं। तो इसमें आएगा MD खर्रे। ठीक है, ये उत्खनन से संबंधित नहीं थे। अगले सवाल पर चलते हैं, इसकी व्याख्या है, आड़ सभ्यता के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में ईस्वी के 53 ईस्वी के अक्षय तृतीय व्यास के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, 1956 ईस्वी में रत्नचंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में भी उत्खनन हुआ था। ठीक है, और HD साकलिया ने 1961-62 ईस्वी में इस स्थल का उत्खनन कार्य किया। 7वां सवाल है, सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के समय वहाँ का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो वहाँ का शासक उस टाइम उदय सिंह था। उदय सिंह सोनगरा के समय सन 1228 में दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किया। उदय सिंह सोनगरा ने सुल्तान इल्तुतमिश के सारे प्रयास असफल कर दिए। फारसी तवारीख ताजुल मासिर के अनुसार चौहान शासक ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, अगला सवाल है कथन निष्कर्ष वाला। कथन कारण, तो कथन है, मेहाजी मांगलिया का जन्म टापू गांव में भाद्रपद अष्टमी को हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और इसका कारण है, मेहाजी के भक्त मेहा अष्टमी मनाते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं, A और R दोनों सत्य हैं और R एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखें तो मेहाजी मांगलिया का जन्म भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को होने के कारण मेहाजी के भक्त भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को मेहा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। अपनी गांव में मेहाजी के मंदिर में प्रति वर्ष भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को मेला बढ़ता है। अगला सवाल है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट है लोक देवता है और सेकंड में है मेले भरने की तिथि। तो केला देवी का मेला, करणी माता का मेला, रानी सती, जीण माता का, तो हमें इनके मेले के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो केला देवी का मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी, तो पहले में दूसरा हो जाएगा। और करणी माता का मेला बढ़ता है चैत्र व आश्विन माह की नवरात्रि को, तो दूसरे में हो जाएगा 3। रानी सती का मेला बढ़ता है भाद्रपद की अमावस्या को, तो तीसरा में A हो जाएगा। और जीण माता का मेला बढ़ता है चैत्र शुक्ल नवमी को। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। संत मीरा बाई से संबंधित ग्रंथों की पहचान नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। ठीक है, तो कौन कौन से संत मीराबाई से संबंधित ग्रंथ हैं? ठीक है, तो हमें देखना है, राग गोविंद है बिल्कुल, गीत गोविंद की टीका बिल्कुल है, रुक्मणी मंगल है, और जो चौथा है प्रेम तत्व निरूपता, ये बिल्कुल नहीं है। 5वां है जो सत्य भामा जी नु रुष्णो, तो ये बिल्कुल है, इसमें चौथा नहीं है और सब संत मीराबाई से संबंधित ग्रंथ हैं। ठीक है, जो प्रेम तत्व निरूपणा संत कृष्णदास परिहारी द्वारा रचित ग्रंथ है तथा चरित्र व ब्रह्म गीत ब्रज भाषा में रचित कृष्णदास जी के अन्य ग्रंथ हैं। ठीक है, संत कृष्णदास के अन्य ग्रंथ जैसे चरित्र है, ब्रह्मा गीता ब्रज भाषा में रचित हैं। ठीक है, इनके साथ में प्रेम तत्व निरूपता भी है। अगला सवाल है, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन फर्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को
पद की शपथ राज्यपाल अनुच्छेद 219 द्वारा दिलाई जाती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर 1 और 2 दोनों सत्य है। इसके व्याख्या हम देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। वही अनुच्छेद 219 के तहत इन न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाने का कार्य राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति करता है। मतलब राज्यपाल या तो राज्यपाल करता है या फिर राज्यपाल के द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है वो इनकी शपथ का दिलाने का कार्य करता है। अगला सवाल पे चलते हैं। केजी बालकृष्ण पीठ का निर्माण किससे संबंधित है? निर्णय, ठीक है, निर्माण है नहीं निर्णय। तो केजी बालकृष्ण पीठ का निर्णय किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर 2, राज्यपाल की नियुक्ति के समय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा पदभार ग्रहण करने से है। ठीक है, केजी बालकृष्ण पीठ का संबंध इस प्रक्रिया से है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति या पद खाली होने पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वरिष्ठतम न्यायाधीश सीनियर मोस्ट जो भी है द्वारा उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जाता है। ठीक है, वरिष्ठतम न्यायाधीश और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जब राज्यपाल अनुपस्थित होते हैं या फिर पद खाली होता है तो ये काम इनके द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। असंगत युग्म को पहचानिए। तो इसमें जो बिल्कुल हम सही को एक बार देख लेते हैं, चौथा इसमें गलत है। तो प्रथम विधानसभा में कांग्रेस 82 सीट जीते थे। द्वितीय विधानसभा में कांग्रेस 119 सीटें। चौथी विधानसभा में पहली बार त्रिशंकु विधानसभा। इसको ज़रूर थोड़ा ध्यान रखना कि पहली बार त्रिशंकु विधानसभा कौन सी विधानसभा, मतलब चौथी विधानसभा। तो इसमें चौथा नंबर गलत है। छठी विधानसभा कांग्रेस को पूर्ण बहुमत 151 सीटें, तो ये गलत है, असंगत है। ठीक है, तो छठी विधानसभा 1977 में जनता पार्टी को 151 सीटें मिली थी, ना कि कांग्रेस पार्टी को। और पहली गैर कांग्रेसी सरकार भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व में बनी थी। प्रथम विधानसभा में कांग्रेस को 82 सीटें मिली थी। चौथी विधानसभा में राज्य की पहली त्रिशंकु विधानसभा थी। चौथा है, राजस्थान के किस राज्यपाल के समय राज्य में प्रथम बार त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनी थी? तो डॉक्टर संपूर्णानंद के समय में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनी थी। इसकी व्याख्या है, चौथी विधानसभा 1967 के समय पहली बार त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनी। तब राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद थे, उनके बाद सरदार हुकुम सिंह आए। अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में की गई विभिन्न विद्वानों की टिप्पणी को सम्मिलित कीजिए। तो हमें इन टिप्पणियों को सम्मिलित करना है। तो संविधान की अनोखी विशेषता, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, बिल्कुल सही बात है। भावनाओं की स्थायी कूड़ाघर, टीटी कृष्णामाचारी। ठीक है, और सामाजिक क्रांति के प्रतीक किसने कहा था? सामाजिक क्रांति के प्रतीक ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। और लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, ये केसी वेहर ने कहा था। इसकी व्याख्या, निर्देशक तत्वों के बारे में विभिन्न विद्वानों के विचार। केटी शाह के, ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। अतिरेक कर्मकांडी वाद्य अलंकरण से सुसज्जित। अम्बेडकर ने क्या कहा था? नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, संविधान की अनोखी विशेषताएं। ठीक है, टीटी कृष्णाचार्य ने कहा था भावनाओं की स्थायी कूड़ाघर। और आईवर जैसनिंग ने कहा था फेवियर समाजवाद पुण्यात्माओं की महत्वाकांक्षा की संज्ञा दी थी। ठीक है, संविधान को। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था सामाजिक क्रांति के प्रतीक। और केसी वेहियर ने कहा था लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र। देखो, इन सवालों को बिल्कुल देख के जाना, चाहे 2x की स्पीड में देखना। और जो भी भाई बहन अब तक यहाँ तक टिके हुए हैं तो बिल्कुल देख के जाना, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और ये संपूर्ण सिलेबस पर आधारित सवाल हैं। पूरे जो भी 100 क्वेश्चन है वो संपूर्ण सिलेबस को कवर करते हुए बनाए गए हैं। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो इनमें से मूल कर्तव्य नहीं है। और मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं? राष्ट्र ध्वज में राष्ट्रगान का आदर करना, बिल्कुल ये मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये बिल्कुल है। प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना, बिल्कुल है। लेकिन राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं स्मारकों की सुरक्षा करना, ये
मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। वैसे ये पॉजिटिव है, करना चाहिए, लेकिन ये मूल कर्तव्य नहीं है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को एक अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन है राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। फिर नीचे के कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनमें है राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल है। तो इसमें ए और आर दोनों बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन बी और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। शपथ का प्रतिज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी संविधान की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ नहीं लेता? मतलब शपथ और प्रतिज्ञान, इनमें से हमें वो बताना है जो संविधान की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ नहीं लेते, और कौन कौन लेते हैं हम दोनों जानकारी लेंगे। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG ये लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी लेते हैं और राज्य के मंत्री भी लेते हैं। लेकिन अनुसूची 3 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लो तीसरा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति नहीं लेते, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति तो लेते हैं अनुच्छेद 60 के अनुसार शपथ, फिर उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के, और राज्यपाल 159 अनुच्छेद, देख लो ये नीचे, हाँ बिल्कुल सही है। तीसरी अनुसूची से बाहर हैं ये तीनों। तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के, और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के, और राज्यपाल 159 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग ही शपथ लेते हैं। तीसरी अनुसूची से बाहर है ये, और शेष सभी CAG और मंत्री और न्यायाधीश तीसरी अनुसूची के तहत ही शपथ लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो हमें इनमें से कौन संविधान समिति के सदस्य थे वो बताने। तो N गोपाल स्वामी यहाँ बिल्कुल ये थे। जवाहरलाल नेहरू ये नहीं थे। ठीक है, और अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर हाँ ये थे, और सरदार पटेल ये नहीं थे। तो नीचे दिए गए हमें कूट देखने हैं, तो 1 और 3, तो 1 और 3 बिल्कुल सही है। अगला सवाल है भारत के सेवा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अदृश्य व्यापार से संबंधित नहीं है? तो हमें सेवा क्षेत्र के संदर्भ में बताना है कि कौन सा क्षेत्र अदृश्य व्यापार में सम्मिलित नहीं है। तो बीमा योजनाएं अदृश्य व्यापार में शामिल हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर सेवाएं बिल्कुल हैं, ये भी शामिल है। माल परिवहन नहीं है। ठीक है, और प्रवासी भारतीय द्वारा भेजी गई धनराशि ये भी अदृश्य व्यापार में ही आते हैं। तो इसकी व्याख्या अदृश्य व्यापार में सेवाएं, रेमिटेंस और आय शामिल होते हैं। माल परिवहन वस्तु व्यापार का भाग है, जबकि बीमा, सॉफ्टवेयर और रेमिटेंस अदृश्य मदों में शामिल होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के सेवा निर्यात संवर्धन के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन 3 है सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला सवाल है काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित स्थलाकृतियों की पहचान नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। तो इसमें हमें करना है ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित स्थलाकृतियों की पहचान करनी है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए कि कौन कौन सी काराकोरम पर्वत श्रेणी में है या नहीं। तो इसमें ACE है, तो गॉडविन ऑस्टिन पर्वत चोटी, उसके बाद में नुब्रा घाटी है, और बाल्टोरा ग्लेशियर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है राकापोसी पर्वत चोटी लद्दाख श्रेणी में स्थित है तथा कंचनजंगा पर्वत चोटी वृद्ध हिमालय में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमें उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करनी है। तो सबसे पहले तो नल्लामलाई पहाड़ी आ जाएगी, उसके बाद में पालकोड़ा पहाड़ी आ जाएगी, उसके बाद में आएगी जावेदी पहाड़ी, और उसके बाद में आएगी सेवराय पहाड़ी। ठीक है, फिर अगला सवाल है कृष्णा नदी की सहायक नदियों की पहचान नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। कृष्णा नदी की सहायक नदियों की पहचान करनी है, कौन कौन सी हैं? तो इसमें सभी हैं। ठीक है, ABCDE। तो मालप्रभा नदी, मूसी नदी, कोयना नदी, वरना नदी, यरला नदी। ठीक है, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल है डॉक्टर समरेश श्रीवास्तव
और डॉक्टर वैशाली बांसवाड़ा की उपलब्धि पर विचार कीजिए। तो इन्होंने वाशिंगटन में आयोजित अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मोतियाबिंद फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्राइज जीता, और बिल्कुल ये सही बात है। और दूसरा है उनकी फिल्म द डोमिनो इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ चुना गया, ये बात भी सही है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जयपुर के डॉक्टर समरेश श्रीवास्तव और डॉक्टर वैशाली बांसवाड़ा ने वाशिंगटन में द डोमिनो इफेक्ट फिल्म के लिए ग्रैंड प्राइज जीता, ठीक है। 2026 मतलब 26वां सवाल है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2026 में राजस्थान के प्रदर्शन पर विचार करें, ठीक है। तो उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान को बड़े राज्यों में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है, ये रैंकिंग बजटीय प्रावधान, आधारभूत ढांचे और मानव संसाधन सहित 14 मापदंडों पर आधारित है। नहीं, 14 मापदंडों पर आधारित नहीं है, ये शायद 11 मापदंडों पर आधारित हो सकती है। हाँ बिल्कुल, देख लो 11 मापदंडों पर आधारित है, 14 पर नहीं है। तो इसमें कथन ए सही हो जाएगा, ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राजस्थान का फ्री वाईफाई जोन, ये बिल्कुल सही है, अच्छा सवाल है। इसमें आएगा केकड़ी राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई जोन शहर बनेगा, ठीक है। अगला सवाल है, पर्यावरण साक्षरता को सबसे अच्छे ढंग से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तो इसमें आएगा प्राकृतिक प्रणालियों के साथ अपने संबंधों को समझना, ठीक है। वाक्य पढ़ेंगे, पर्यावरणीय साक्षरता का अर्थ केवल तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि प्राकृतिक प्रणालियों के साथ अन्य संबंधों को गहराई से समझने और उन्हें महत्व देना है। अगला सवाल है, सीखने में मेटाकॉग्निटिव कौशल का एक लाभ क्या है। अब इसका एक लाभ ये है कि ये ताकत और कमजोरियों की पहचान करने में मदद करता है, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। इसके बाद क्या है, मेटाकॉग्निटिव कौशल का मुख्य लाभ यह है कि ये शिक्षार्थियों को अपनी क्षमताओं और कमियों को पहचानने में मदद करता है। अगला सवाल है, कोलन वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे खालिस्तान चिंतन करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो कोलन वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं, तो इसमें बीच में आएगा बच्चे अलग आयु में अलग तरीके से चिंतन करते हैं। तो ये पूरा हो जाएगा, कोलन वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे अलग आयु में अलग तरीके से चिंतन करते हैं। जैसे छोटा बच्चा है जो अलग तरीके से सोचेगा किसी चीज़ के बारे में, बड़ा इंसान है तो वो अलग तरीके से सोचेगा। हर इंसान हर एज के अकॉर्डिंग अलग अलग वो हो जाता है, ठीक है। कोलन वर्ग के अनुसार बच्चे सही और गलत के बारे में अलग अलग उम्र में अलग अलग तरीके से सोचते हैं। अगला सवाल है, वाइगोस्की के अनुसार कार्य करने की वह प्रयास जो बच्चों के लिए अकेले बहुत कठिन हो लेकिन अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाती है। मतलब वाइगोस्की के अनुसार हमें बताना है कि वह कौन सा प्रयास है जो बच्चे अकेले करना बहुत कठिन होता है लेकिन कुशल साथी मिल जाए तो वो आसानी से करना संभव हो जाता है। तो इसमें आएगा समीपस्थ विकास क्षेत्र, ठीक है। वाक्य देखते हैं, निकटतम विकास का क्षेत्र वह कार्यों की सीमा है जिन्हें बच्चा अकेले नहीं कर सकता लेकिन कुशल साथी की मदद से पूरा कर सकता है। अगला सवाल है, साथियों के समूह का प्रभाव जीवन की निम्नलिखित अवस्थाओं में सबसे अधिक होता है। कौन सी अवस्था में होता है? साथियों के समूह का प्रभाव हमारे किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। किशोरावस्था में साथियों का प्रभाव सबसे अधिक होता है जहाँ किशोर परिवार से अधिक अपने दोस्तों की राय को महत्व देते हैं, क्योंकि इस टाइम हमें घर वालों की बातें तो बुरी लगती हैं और बाहर के लोगों की बातें अच्छी लगती हैं। अपने ग्रुप में वो जैसे कहेंगे वैसे हम मान लेंगे लेकिन घर वाले जैसे बोलेंगे वैसे नहीं मानते। अगले सवाल है, बालक में वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें विकासात्मक विधि है जो सर्वाधिक उपयुक्त है बालक में वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। विकासात्मक विधि बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए विकासात्मक विधि सबसे उपयुक्त है क्योंकि ये समय के साथ होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण भी करती है। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आएगा ये एक प्राकृतिक विज्ञान है, ये नहीं है और सब है। जैसे कि एक शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षण अधिगम परिस्थितियों से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही है। और हम दो ये भी पढ़ लेते हैं। इनका संबंध शिक्षा के क्या और क्यों से है, ठीक है। और ये शैक्षिक वातावरण से एक व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसका व्याख्या देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह भौतिक विज्ञान की तरह प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो हमें अधिगम प्रक्रिया से संबंधित इसमें ऑप्शन 3 आएगा, विकासात्मक विशेषताएं नहीं है, ठीक है। और ये प्रत्यक्षीकरण एवं चिंतन ये है, लेखन एवं वार्तालाप बिल्कुल है, अधिगम के लिए अभिप्रेरणा ये भी है। प्रत्यक्षण, चिंतन और प्रेरणा सीधे सीखने की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, जबकि विकासात्मक विशेषताएं सीखने का आधार या कारण हो सकती है, लेकिन ये स्वयं सीखने की प्रक्रिया नहीं है। अगला सवाल है, अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसमें सत्य कथन है, इसका विस्तार केवल माउंट आबू और सिरोही क्षेत्र में है, ठीक है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन राजस्थान में केवल माउंट आबू सिरोही क्षेत्र में है। ये वन राज्य के मात्र 0.39% भाग पर पाए जाते हैं और यहाँ 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ जामुन, आम और बांस के वृक्ष मुख्यतः पाए जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान की धार्मिक जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम को पहचानिए। तो हमें घटता क्रम प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखना है, धार्मिक जनसंख्या के आधार पर। तो सबसे पहले तो आ जाएगा हिंदू, उसके बाद में आ जाएंगे मुस्लिम, उसके बाद में सिख और जैन, ठीक है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ गया है, अधिकतम रिपीटेशन क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ज़रूर देख लेना, घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में। अगर बढ़ते क्रम में आएगा तो सबसे पहले आएगा जैन, फिर आएगा सिख, उसके बाद में मुस्लिम, उसके बाद में हिंदू, ठीक है, क्योंकि हिंदू सबसे ज़्यादा है। अब हम देख लेते हैं आंकड़े। 2011 के आंकड़ों के अनुसार हिंदू 88.49%, मुस्लिम 9.07%, जबकि सिख 1.27% है, जैन 0.91%, ईसाई 0.14% और बौद्ध 0.02% है, ठीक है। तो ये आंकड़ों को ज़रूर आप एक बार वीडियो को रोक के भी देख सकते हो और इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कहीं लिख लो, क्योंकि इनमें से एक सवाल तो पक्का आएगा। राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की फसलों की पहचान दिए गए कूटों की सहायता से कीजिए। तो भाई रबी की फसलों की पहचान करनी है, तो सब गोल ये बिल्कुल रबी की फसल है, और चना बिल्कुल रबी में आता है, अलसी भी आता है, लेकिन मक्का और उड़द नहीं आता, क्योंकि मक्का और उड़द खरीफ के टाइम में बोई जाती है, ठीक है, बाजरों के साथ में। काफ़ी खरीफ और रबी की फसलों में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम सेंटर में जाके कि खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं, रबी की फसलों में कौन कौन सी आती हैं। तो इसके एक ही सिंपल ट्रिक है, आज तक बचपन से हम तो यही देखते आए हैं। रबी की फसल मतलब रबी में 2 अक्षर हैं, तो गेहूँ में भी 2 अक्षर हैं, ठीक है, और खरीफ में 3 अक्षर हैं, तो हम देखते हैं बाजरा में भी 3 है, ठीक है। तो ऐसे अब इनके थोड़े, अब ऐसे सरसों में भी 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खरीफ में चली जाएगी, वो रबी में रहेगी, लेकिन इतना तो हमें नॉलेज होती है कि गेहूं के साथ में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं और समझ जाते हैं। मक्का बाजरे के साथ में बोई जाती है, उड़द भी, मूंग, ये चीज़, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ADE। अगला सवाल है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनकी शुरुआत राजस्थान के नसीराबाद से 28 मई 1857 को हुई थी। अच्छा, अगला है, अजमेर जेल में विद्रोह 9 अगस्त 1857 को केंद्रीय कारागृह के 55 कैदी जेल से निकल गए। कौन सा सही है इसमें कथन? ये 1 नंबर वाला बिल्कुल सही है और सेकंड नंबर वाला गलत है। इसकी शुरुआत राजस्थान के नसीराबाद से 28 मई 1857 को हुई थी, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से असंगत युग में समाचार पत्र और संस्थापक की पहचान कीजिए। तो इसमें असंगत दैनिक रियायती जो कि इन्होंने दे रखा है पंडित देवी शंकर तिवारी, जो इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा
सुमनेर सुमनेश जोशी, ठीक है। और तो पहले ही सुमेलित थे जैसे राजपूताना, हेराल्ड, हनुमान सिंह, प्रजा सेवक अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, ज्ञानोदय पंडित जाबरमल शर्मा। अगले सवाल पर चलते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान महिदपुर की सैनिक टुकड़ी का संबंध निम्नलिखित में से राजपूताना की किस सैनिक छावनियों से था? तो देवली छावनी से था, ठीक है। अगला सवाल है सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलाना है, ठीक है। मेले और त्यौहार हैं, इनको मिलाना है। कपलमुली का मेला, खिजड़ली मेला जोधपुर में बढ़ता है, फूलडोल उत्सव और निर्जला एकादशी, तो इनको जमाना है तो वो 1 में 4 होगा। तो कपलमुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लग जाएगा, और इसमें खिजड़ली मेला लग जाएगा भाद्रपद शुक्ला दशमी को, ठीक है। और सी में 2 है जो कि फूलडोल उत्सव फाल्गुन उत्सव शुक्ला 11 से चैत्र कृष्णा पंचम तक, ठीक है। और जो निर्जला एकादशी है वो हो जाएगा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को। यहाँ पे देख सकते हैं कपलमुनि मेला कार्तिक पूर्णिमा को, खिजड़ली मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी, फूल डोल उत्सव फाल्गुन शुक्ल 11 से चैत्र कृष्ण 5-6, और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल 11 को, ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो असत्य कथन कौन सा है? तो हम एक बार इसके असत्य कथन देख लेते हैं। इसमें आएगा जयपुर, इसमें कथन दे रखा है पहला, जयपुर राज्य के 1883 ईस्वी, जयपुर राज्य के 1844 ईस्वी में समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। अगला है इसमें राजस्थान में सर्वप्रथम 1829 ईस्वी बूंदी नरेश राव विष्णु सिंह ने सती प्रथा को कानूनी घोषित किया था। और इसमें सी में दे रखा है राजस्थान के सर्वप्रथम 1832 ईस्वी में कोटा व बूंदी राज्यों में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जयपुर राज्य ने 1844 ईस्वी में समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और राजस्थान ने सर्वप्रथम 1832 में कोटा और बूंदी राज्यों में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन राजस्थान में सर्वप्रथम 18 जो बी ऑप्शन दे रखा है 1829 ईस्वी में बूंदी नरेश राव विष्णु सिंह ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि राजा राम मोहन राय के प्रयास से 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिन ने सरकारी अध्यादेश अधिनियम 17 से सती प्रथा को भारत में गैर कानूनी घोषित किया था, ठीक है। तथा 1822 में बूंदी ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नाथद्वारा चित्र शैली में केले के वृक्षों की प्रधानता देखने को मिलती है। बी में दे रखा है देवगढ़ शैली के भित्ति चित्र झाला की हवेली और देवता जी की हवेली में देखने को मिलते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बी गलत है, ठीक है, कि नाथद्वारा चित्रशैली में केले के वृक्ष की प्रधानता देखने को मिलती है। इसकी व्याख्या देखते हैं तो देवगढ़ शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओबरी व मोती महल में देखने को मिलते हैं, जबकि झाला की हवेली, राजमहल और देवता जी की हवेली में कोटा शैली के भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है सरकारिया आयोग और पुच्छी आयोग की सिफारिशों के आलोक में राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में क्या सुझाव दिए गए थे? तो कौन कौन से सुझाव दिए गए थे वो हमें देखना है। राज्यपाल को राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए कि बाहर के व्यक्ति होना चाहिए, बिल्कुल सही है कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होता जबकि बाहर के राज्य का निवासी होता है।
ठीक है, पुंछी आयोग में ये सिफारिशें हुई थी। दूसरा है उसे स्थानीय राजनीति से गहराई से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये भी सही है। और अगला है राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री के साथ प्रभावी परामर्श किया जाना चाहिए। तो ये भी सही बात है, ये भी किया हुआ था उस टाइम। राज्यपाल को उसके 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले केवल विशेष परिस्थितियों में ही हटाया जा सकता है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें कूट 1 2 3 4, इसमें 4 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों आयोग ने सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें दी थी। पुंछी आयोग ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि राज्यपाल को हटाने के लिए राज्य विधानसभा में महाअभियोग जैसी प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि उनकी स्वतंत्रता बनी रहे। अच्छा, अगला सवाल है राजस्थान में मंत्री परिषद की बैठकों का एजेंडा कार्यसूची कौन तैयार करता है? तो राजस्थान में मंत्री परिषद की बैठकों का एजेंडा मुख्य सचिव तैयार करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का सचिव होता है और बैठकों का एजेंडा तैयार करने व रिकॉर्ड रखने का कार्य करता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है वो हमें देखना है। तो पहला कथन इसमें दे रखा है, हीरालाल देवीपुरा राज्य विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल रहे हैं, सही बात है। शिवचरण माथुर राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। हाँ, ये भी रहे हैं। अशोक गहलोत केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल रहे हैं। लेकिन जो चौथा दे रखा है, जयनारायण व्यास विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें दे रखा है हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 1 के में राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख किया गया है। हाँ, बिल्कुल किया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 1 के में राजस्थान राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख है। ठीक है, मतलब मेरे को कन्फ्यूजिंग लग रहा है कि इसमें अनुच्छेद 75 में फर्स्ट के में नहीं है, वो खे में है। ठीक है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है। अगला है मंत्री परिषद संसद की कार्यकारी समिति है और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही लग रही है, बिल्कुल। और अगला है संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। ये प्रधानमंत्री में निहित नहीं होती, जबकि ये राष्ट्रपति में निहित होती है। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं होती, राष्ट्रपति में होती है। ठीक है, तो ये सी भी गलत लग रहा है। तो नीचे हम चलते हैं, उपयुक्त में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें असत्य कथन तो केवल ए और सी है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 नंबर है। तो इसमें हाँ, ये देख लो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 1 खेमे राजनीतिक दल शब्दावली को लेकर, जबकि कैमे नहीं है। ठीक है, खेमे है। और केंद्र के कार्यपालिका राष्ट्रपति के निहित होती है। ठीक है, अगले सवाल हम देखते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए और नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राज्य और लोकसभा सीट हमें दी हुई है। तो पंजाब में, असम में, तेलंगाना और उड़ीसा को हमें मिलाना है कि इनमें लोकसभा सीटें। तो पंजाब में हमें 13 सीट, पंजाब में 13 हो जाएगा। ठीक है, असम में 14 हो जाएगा, तेलंगाना में 17। ठीक है, और उड़ीसा में हो जाएगा 21। बिल्कुल। तो हमें पंजाब में 2 13, तो 1 में 2 को इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर वह सवाल है। 50 क्वेश्चन हो गए हैं, 50 और क्वेश्चन बच रहे हैं। तो देखो, तसल्ली से देखना, धीरे देख लेना, फास्ट करके देख लेना। देखो, हमें किसी भी अगर कोई चीज़ मिल रही है ना देखने को, तो हमें देख लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में पछतावा होने से अच्छा है कि ये ना हो कि यार मैं देख के चला जाता। और इसमें से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपके साथ साथ में मैं भी बोल के आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हो। तो ये एक है कि मेरे साथ आपका भी भला हो। ठीक है,
तो कम से कम 2-5 सवाल भी आपके सही हुए तो एक एक सवाल से रैंक आती है। ठीक है, अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और भारत के राजनयिक रुख के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों को हम पढ़ रहे हैं। पहला कथन है ब्रिटिश राजनेता विंस्टन चर्चिल ने भारत में बढ़ते मान सम्मान को स्वीकारते हुए नेहरू को साम्यवाद के बजाय स्वतंत्रता के साथ एशिया में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया था। अच्छा, अगला है देखो ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट हम इसमें जो पूछ रहा है वही देखते हैं। इतने बड़े ऑप्शन है ना, तो उनको पहले आप सवाल देख लेना। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो केवल 3 कथन सही हैं। देखो ये यूपीएससी वाला पैटर्न है कि इनमें से कितने कथन सही हैं, कितने गलत हैं। ठीक है, तो इसमें कथन 1, 2 और 4 सही हैं। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं। पहले हमने पढ़ लिया, ये बिल्कुल सही है, 1, 2, 4। तो 1954 के जेनेवा समझौते के अंतर्गत हिंद चीन राज्यों में शांति और स्थायित्व स्थापित करने के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग की अध्यक्ष भारत को सौंपी गई थी। बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसमें विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने के तुरंत बाद रंग भेद और जाति भेद पर खुलकर आपत्ति दर्ज कराने वाली पहली भारतीय नेता थी। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कथन 3 है जो कि गलत है, क्योंकि स्वेज नहर संकट के दौरान भारत ने हमले का समर्थन नहीं किया, बल्कि इसे प्रत्यक्ष हमला बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की थी और विदेशी सैनिकों की वापसी की मांग की थी। और 5वां कथन गलत है, क्योंकि नेहरू नए सैन्य गुट बनाने के सख्त खिलाफ थे। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति के कर्तव्य को निर्वहन करते हुए एक साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण दिया था। तो बिल्कुल सही बात है ये। तो अगला है सर्वाधिक मतों से निर्वाचित होने वाले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे। मेरे को तो ये दोनों कथन ही गलत लग रहे हैं, और इसमें नीचे देख लो आंसर इसका। हाँ, दोनों कथन ही असत्य कथन का चयन कीजिए। तो दोनों कथन ही असत्य हैं। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। तो इसकी व्याख्या भी नहीं दे रखी। चलो कोई ना, तो दोनों कथन गलत है। ठीक है, अगला सवाल है कथन ए और कारण। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह एक संवैधानिक बाध्यता है। कारण है कोई मंत्री जो निरंतर 10 मास की किसी अवधि तक संसद का किसी का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। इसमें कूट दिए हुए हैं, तो मतलब ये एक बार तो हमें कथन एक बार वापस पढ़ना चाहिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये एक संवैधानिक बाध्यता है। हाँ, बिल्कुल सही है कि केंद्रीय की जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हाँ, तो कथन ए बिल्कुल सही है। और कारण है कोई मंत्री जो निरंतर 10 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। तो ये भी बात सही है, लेकिन कथन ए कारण है जो इसकी व्याख्या तो नहीं कर रहा। तो हम इसमें ऑप्शन देखेंगे 2 नंबर। हाँ, ए आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे। भारत में कृषि क्षेत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत में लघु सीमांत किसानों की हिस्सेदारी कुल किसानों का लगभग 85% से अधिक है। दूसरा नंबर दे रखा है हमें कृषि का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में योगदान 30% से अधिक है। और तीसरा है कृषि क्षेत्र अभी भी भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला है। तो इसमें हमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनने हैं। तो इसमें है भाई साहब भारत में लघु सीमांत किसान, इसमें ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट है। 2, 1 और 3
भारत में लघु सीमांत किसानों की हिस्सेदारी लगभग 85 से 86% है और कृषि सबसे अधिक रोजगार देती है, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान लगभग 15 से 18% के आसपास ही है। 30% 30% नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा जो अपना था कृषि का सकल घरेलू उत्पाद 30% नहीं बल्कि 15 से 18% के आसपास ही है। अगला सवाल है, भारत के विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन हमें दे रखे हैं। पहला कथन है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन में चालू खाता और पूंजी खाता शामिल होते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। और दूसरा नंबर है, भारत का व्यापार संतुलन प्राय घाटे में रहता है। ये भी सही बात है। अगला है, सेवा निर्यात भारत के चालू खाते को संतुलित करने में सहायक होता है। और ये भी बात सही है। तो सही कूट का हमें चयन करना है, तो इसमें 1 2 3 आई है। हाँ, तो 1 2 3 है। इसके बाद क्या है, भारत का व्यापार संतुलन प्राय घाटे में रहता है, लेकिन सेवा निर्यात जैसे आईटी सेवाएं चालू खाते के घाटे को कम करने में मदद करती हैं। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा लिथियम भंडार ऊर्जा भंडार हेतु महत्वपूर्ण भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले खोजा गया? तो ये जम्मू और कश्मीर में रियासी क्षेत्र में। ठीक है, व्याख्या देख लो। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने पहली बार जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में बड़े लिथियम भंडार की पुष्टि की थी। ओके, अगला सवाल देखो। अफ्रीका महाद्वीप की उस नदी का नाम बताओ जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी है अफ्रीका महाद्वीप की जो 2 बार काटती है? तो ऑप्शन 2 नंबर लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसकी व्याख्या देखो। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और एक सवाल बताओ कि माही नदी को 2 बार कौन सी रेखा काटती है? ठीक है, ये कमेंट करके ज़रूर बताना है कि माही नदी को कौन सी नदी 2 बार काटती है, मतलब कौन सी रेखा 2 बार काटती है, सॉरी, है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इन्होंने ऑप्शन ए दे रखा है, गेंडा परियोजना। गेंडा परियोजना 1983 में प्रारंभ की गई थी। नहीं, गेंडा परियोजना 1987 में प्रारंभ की गई थी, 83 में नहीं की गई थी। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, सही विकल्प में। अगला पढ़ते हैं। ओलिव रिएडे कछुए की प्रजाति भितरक कनिका राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। हाँ, ये सही है। ठीक है, और ऑप्शन देखेंगे एक बार, इसको रख लेते हैं। सी ए वर्ष 2010 को भारत सरकार ने बाघ वर्ष के रूप में मनाया था। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि भारत ने 2010 में बाघ वर्ष के रूप में मनाया था। तो ऑप्शन 3 आएगा इसमें, बी और सी सही है। ठीक है, देखो गेंडा परियोजना 1987 में आरंभ की गई थी। अगला सवाल है, राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, विश्व की बृहत अन्न तो हम 58वां सवाल कर रहे थे, कोई आ गया था इसलिए थोड़ा किसी काम से, तो हम दोबारा देख लेते हैं। राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमें जो कथन दिए हुए हैं, विश्व की बृहत अन्न भंडारण योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। इसमें विश्व का बृहत अन्न भंडार योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो दूसरा नंबर है, नवीन एमपैक्स के गठन के मामले में राजस्थान ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हाँ, ये बिल्कुल किया है। तो भाई तीसरा है इसमें, भारतीय सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। तो ये भाई साहब गलत है, तीसरे स्थान पर नहीं है। चौथा है, राजस्थान की सहकारी समिति द्वारा अब तक 500 से अधिक मिलेटेक्स आउटलेट्स खोले जा चुके हैं। तो 500 तो नहीं है इसमें, लगभग 225 हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 और 4 गलत हैं।
तो इसमें केवल 3 और 4 गलत हैं, असत कथन ही बताने हमें। अब इनकी व्याख्या हम देख लेते हैं। ये राजस्थान विश्व की वृहत अन्न भंडार योजना में प्रथम और नवीन एम्पैक्स के गठन में दूसरे स्थान पर है। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों कथन है। हालांकि भारतीय सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, न कि तीसरे स्थान पर। ठीक है। और राज्य में अब तक केवल 225 मिलेटेक्स आउटलेट टैक्स खोले गए हैं, न कि 500 से अधिक। बिल्कुल सही बात है ना, मैं बता रहा था 225। तो भाई ये योजनाएं हैं और जो भी ये करंट से रिलेटेड है, इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इनमें आंकड़ा एग्जामिनर बिल्कुल चेंज कर देता है और कन्फ्यूजन कर देता है। तो अगर आ रहा है तो ही हल करना, नहीं छोड़ देना, नेगेटिव मत करना। अगला सवाल है, सूर्यकिरण एरोबैटिक एम सागर हेलीकॉप्टर डिस्प्ले कार्यक्रम 22 फरवरी 2026 के बारे में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें ऑप्शन 4 है, इसका आयोजन भारतीय थल सेना द्वारा किया गया था। ये गलत है, क्योंकि थल सेना द्वारा नहीं किया गया था, ये वायुसेना द्वारा किया गया था। ठीक है, हम ये टॉपिक इनको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट ये बिल्कुल सही है। इनका आयोजन जयपुर में जल महल की पाल पर किया गया था। बिल्कुल 22 फरवरी को जल महल के ऊपर से हवाई हेलीकॉप्टरों द्वारा भारतीय वायुसेना द्वारा प्रदर्शन किया गया था ये। ठीक है, इसका उद्देश्य युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित करना था। बिल्कुल सही है। टीम द्वारा हवाई कर्तव्य के दौरान खंबा गणी और राम राम सा का उद्घोष किया गया था। बिल्कुल सही है। तो इसमें चौथा गलत है। तो व्याख्या हम देख लेते हैं। इस भव्य एयर शो का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया था, न कि थल सेना द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को सेना, विशेषकर वायुसेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करना था। अगला सवाल है, साबर वर्ल्ड फेस्टिवल 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन है तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर क्या है? यह महोत्सव पर्यटन विभाग और केंद्रीय वन मंत्रालय का संयुक्त उपक्रम है। ये गलत है, क्योंकि साबर वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन केवल वन विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें केंद्रीय मंत्रालय में अन्य विभाग की प्रत्यक्ष संयुक्त सहभागीदारी नहीं होती। तो जो सही है उनको भी अवार्ड लेते हैं। इनका आयोजन 27 फरवरी 2026 को किया गया था। बिल्कुल सही है। आयोजन स्थल कोचवा की ढाणी स्थित इंटरप्रिटेशन सेंटर परिसर था। ओके, तीसरा गलत हो ही गया। चौथा, इसका उद्देश्य वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र और प्रवासी पक्षियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है, साबर वर्ल्ड फेस्टिवल वन विभाग द्वारा किया जाता है, इसमें कोई भागीदारी नहीं होती केंद्रीय मंत्रालय और अन्य विभाग की। ठीक है, 61वां है एशियाई राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप 2026 में पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ियों के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? भाई ये जो खेल हुए हैं एशियन राइफल 2026 के जितने भी पदक जीते हैं, इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि आरपीएससी अभी फर्स्ट ग्रेड में काफ़ी सवाल करंट के जो भी बने हैं इनसे ही रिलेटेड बने हैं। तो मार्च और अप्रैल में जितने भी ज़्यादातर करंट अफेयर मार्च और अप्रैल की पढ़नी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, अच्छे से पढ़ना लेकिन। ठीक है, तो देखते हैं इसमें असत कथन कौन सा है। पहला है, मानिकी कौशिक जयपुर ने 50 मीटर राइफल प्रोन टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये उस टाइम सुर्खियों में भी रही थी। उसके बाद में ख्वाहिश शर्मा सीकर ने इस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। ये भी सही है। भानु प्रताप चौधरी ने 10 मीटर एयर राइफल यूथ टीम में रजत पदक जीता। ये थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, अगला पढ़ लेते हैं। भारतीय इन चैंपियनशिप की पदक तालिका में 94 पदकों के साथ प्रथम रहा। हाँ बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर गलत है, क्योंकि भानु प्रताप चौधरी ने 10 मीटर एयर राइफल यूथ टीम में रजत पदक नहीं जीता, गोल्ड पदक जीता था। ठीक है, हाँ देख लो व्याख्या। भानु प्रताप चौधरी ने 10 मीटर एयर इसमें स्वर्ण पदक जीता, नहीं कि रजत पदक, और टीम का स्कोर 1862.9 रहा था। अगला सवाल है, एक स्टूडेंट अलग अलग अक्षरों को पहचानने से आगे बढ़कर शब्द बनाना सीखता है। अच्छा, और आखिर में वाक्य के व्याकरण के नियम समझना सीख जाता है। रॉबर्ट केनगे के अनुसार सीखने के इस क्रम में सबसे अच्छा स्तर कौन सा है? सबसे अच्छा स्तर है इसमें समस्या हल करना। ठीक है, वाक्य देख लो। रॉबर्ट गेन ने के सीखने के
8 लेवल बताए थे। ये सबसे नीचे आसान सिग्नल नर्लिंग नर्लिंग लर्निंग में शुरू होते हैं और सबसे ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग तक जाते हैं। ठीक है, किसी समस्या को हल करने के लिए स्टूडेंट को उनसे नीचे के नियमों, ठीक है, कॉन्सेप्ट से जुड़ाव में पहले से ही महारत हासिल हो जाती है। एनर्जी बिल्कुल डाउन है, थोड़ा पानी पीते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं क्लास को। अगले सवाल पर चलते हैं। 63 नंबर था, एक टीचर 7 साल के बच्चे को ऊंची कक्षा का बीजगणित सिखाने की कोशिश करता है, जबकि उस बच्चे ने अभी तक गुणा बाकी के बुनियादी नियम ठीक से नहीं सीखे। बच्चा परेशान होकर रोने लगा। यह थॉर्नडाइक के किस नियम का उल्लंघन है? तो ये है भाई साहब तत्परता का नियम। परिपक्वता मानसिक तैयारी का अभाव होता है, तो ये तत्परता का नियम का उल्लंघन है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं हम। थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ रेडीनेस, तैयारी का नियम कहता है कि सीखना तब तक असरदार तरीके से नहीं हो सकता जब तक कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार न हो। किसी बच्चे को उसकी विकास की अवस्था से कहीं आगे का कोई कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करने से सीखने की बजाय निराशा ही हाथ लगती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब जिस चीज़ के लिए हम तैयार हैं ही नहीं, रोज़ को हमें कोई सिखाता है तो हमें बोरिंग ही फील होती है, उल्टे उसे अरुचि पैदा हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, एक छात्र जो पढ़ाई में सब अपनी अक्षमताओं की भावनाओं से जूझ रहा है। ठीक है, ओके, शक्तिशाली महसूस करने के लिए खेल के मैदान में छोटे छात्रों को धमकाना शुरू कर देता है। अच्छा, किसी आवेग का एक अस्वीकार्य लक्ष्य से हटकर एक सुरक्षित वैकल्पिक लक्ष्य की ओर मुड़ना कहलाता है। अच्छा, तो मतलब एक बच्चा है जो अपनी अक्षमताएं, पढ़ाई में अक्षमताएं हैं की भावनाओं से जूझ रहा है बिल्कुल, और खुद को शक्तिशाली महसूस कराने के लिए खेल के मैदान में छोटे बच्चों को धमकाना शुरू कर देता है। आवेग का एक अस्वीकार्य लक्ष्य से हटकर एक सुरक्षित वैकल्पिक लक्ष्य की ओर मुड़ कहलाता है। तो ये होता है लक्ष्य बदलना, नहीं, हाँ, लक्ष्य बदलना। तो ये होता है लक्ष्य बदलना, विस्थापन होता है एक तरीके से। छात्र कठिन परीक्षा पर हमला नहीं कर सकता, इसलिए वह अपनी उस कुंठा को किसी कमजोर सहपाठी पर निकाल देता है। अच्छा, अगले सवाल है, बंडूरा की पारस्परिक निर्धारण की अवधारणा बताती है कि व्यक्तित्व का निर्माण इन तीनों के बीच निरंतर अंतर्क्रिया द्वारा होता है। तो कौन कौन सी अंतर्क्रियाएं जिनके होता है? तो आंतरिक, विचार, वातावरण और व्यवहार। व्याख्या देख लो तो आंतरिक, वातावरण, व्यवहार। बंडूरा ने तर्क दिया है कि एक केवल अपने वातावरण की ही उपज नहीं है, हमारे विचार और कार्य भी हमारे वातावरण को बदलते हैं। अच्छा, अगला सवाल है, एक छात्र को 2 प्रतिष्ठित इंटर्नशिप के प्रस्ताव मिलते हैं। ओके, एक दुनिया की जानी मानी कंपनी में है, लेकिन उसमें कोई वेतन नहीं मिलता। दूसरा एक स्थानीय स्टार्टअप में है जिसमें वेतन तो अच्छा मिलता है, लेकिन उसका सामाजिक रुतबा कम है। छात्र अपने इंटर्नशिप का रुतबा और दूसरी का पैसा दोनों ही चाहता है, लेकिन वह दोनों में से किसी एक को चुन सकता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? तो बिल्कुल ये स्थिति दोहरा ग्राहक परिहार द्वंद्व। ठीक है, कि दोनों चीज़ों को लेना चाहता है लेकिन लेना एक को पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति आ जाती है, दोनों उसको अच्छी लगती हैं, दोनों लुभा रही हैं, तो दोहरा ग्राहक परिहार द्वंद्व हो जाता है। ठीक है, वाक्य देख लेते हैं। दोहरा दृष्टिकोण परिहार, हर विकल्प में एक अलग प्लस पॉइंट होता है, प्रतिष्ठान बनाम पैसा, और एक अलग माइनस बिना वेतन बनाम कम प्रतिष्ठा होती है। ठीक है, अगला सवाल है, कक्षा में अपनाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति छात्रों में कुसमायोजन में सबसे अधिक योगदान दे सकती है? कुसमायोजन में कौन सी दे सकती है? ये है भाई साहब तीसरा नंबर, कम अंक आने पर छात्रों की लगातार सार्वजनिक तुलना करना और उन्हें शर्मिंदा करना। अगले सवाल है, इसकी व्याख्या देख लो। सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना, लगातार नकारात्मक तुलना आत्मसम्मान को नष्ट कर देती है और स्कूल आधारित कुछ समायोजन का एक प्रमुख पर्यावरणीय कारण है। अगला सवाल है, राजस्थान में पर्यटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से असंगत कथन की पहचान कीजिए। असंगत कथन है फर्स्ट, जो कि 4 मार्च 1887 को
राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। तो उद्योग का दर्जा। और अगला है 18 मई 2022 को राजस्थान सरकार ने पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया गया था। तो ये सही है, 18 मई 2022 को दिया गया था। ठीक है। तीसरा है वर्ष 2004-5 में पर्यटक को जन उद्योग का दर्जा। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का पर्यटन लोगों पधारो हमारे देश। बिल्कुल सही है। तो इसमें असत कथन 1 नंबर है। ठीक है। अगला सवाल है राजस्थान की प्रमुख वैश्विक शक्ति के साथ विदेश नीति के संदर्भ में भारतीय अमेरिका संबंधों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला पढ़ते हैं, भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौता 2008 में संपन्न हुआ। बिल्कुल सही बात है। दूसरा नंबर है वर्ष 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत को आधिकारिक तौर पर एक प्रमुख रक्षा भागीदार का दर्जा दिया गया था। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अगला है भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होने वाले रणनीतिक 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में दोनों देशों के वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। ये मेरे को तो गलत लग रहा है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें आंकड़े दिए हुए हैं, ये चेंज हो सकते हैं। तो अगला पढ़ लेते हैं एक बार हम। लेमोआ, कोमकासा और बेका भारत और अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित प्रमुख क्षेत्र सैन्य रसद और सुरक्षित संचार समझौते हैं। तो इसमें तीसरा नंबर है जो कि गलत है। ओके। व्याख्या, भारत और अमेरिका के या किसी भी अन्य देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में विदेशी मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं। इस संवाद में वित्त मंत्री शामिल नहीं होते। यह मंच दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर उच्च स्तरीय समन्वय स्थापित करने के लिए बनाया गया है। ओके। 70 नंबर सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना के औपचारिक दिशा निर्देश डॉक्टर BR अम्बेडकर के किस प्रसिद्ध शोध प्रबंध या पुस्तक से प्रेरित थे, जिन्हें उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के समक्ष प्रस्तुत किया। तो ये भाई साहब अम्बेडकर जी की कौन सी वो थी। तो 2 नंबर है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट इज ओरिजिन एंड इट इज सॉल्यूशन। ठीक है। अगला वाक्य देख लेते हैं, भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई की परिकल्पना और उनके दिशा निर्देश सीधे तौर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अर्थशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, स्टस ओरिजिन एंड स्टस सोल्यूशन पर आधारित थे। उन्होंने 1925 में हिल्टन यंग कमीशन के सामने अपने ये विचार रखे, जिनके आधार पर अंततः 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया। अगले सवाल है, भारत के कृषि निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। तो पहला है, भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। बिल्कुल सही का बात है। ओके। भारत का कृषि निर्यात मुख्यतः प्राथमिक उत्पादों पर आधारित है, न कि प्रोसेस्ड उत्पादों पर। ये गलत है। अगला है, अपेड़ा कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार संस्था है। बिल्कुल है। तो 2 नंबर 1 और 3 सही है, 2 गलत है। व्याख्या पढ़ लेते हैं, भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। बिल्कुल है। अपेड़ा कृषि निर्यात को बढ़ावा देता है। ओके। और केवल ये प्रोसेस्ड कृषि उत्पादों का हिस्सा भी बढ़ रहा है अब, इसलिए कथन 2 पूर्णतः सही नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है, भारत के कृषि क्षेत्र में MSP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। MSP की घोषणा कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस द्वारा की जाती है। MSP का उद्देश्य किसानों को न्यूनतम आय सुनिश्चित करना है और MSP केवल अनाजों पर लागू होती है। तो इसमें केवल 2 है, ये सही है और गलत है। MSP का उद्देश्य किसानों की न्यूनतम आय सुनिश्चित करना है। MSP की सिफारिश CACP करता है। ओके। अंतिम घोषणा सरकार करती है। MSP कई फसलों, दालें, तिलहन आदि पर भी लागू होती है, केवल अनाज पर नहीं। अगला सवाल है, निलंबित कणिकीय पदार्थों का आकार क्या होता है। 0.01 से 100 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है।
निलंबित कणिकीय पदार्थों का आकार क्या होता है? ये थोड़ा फैक्ट है, तो इसको थोड़ा याद कर लेना। अगला सवाल है, उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निलंबित कणिकीय पदार्थ SPM में ठोस और निम्न वाष्प दाब वाले द्रव कण आते हैं, जिसका आकार 0.01 माइक्रोमीटर होता है से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, इसमें पाए जाने वाले बड़े कण औद्योगिक धूल कण, ज्वालामुखी कण, सल्फेट कार्बन कण और बहुनाभिकीय एरोमेटर हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगला सवाल है, रोपण कृषि की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, रोपण कृषि में बड़े खेत होते हैं। इसमें अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं होती। अरे बिल्कुल होती है, ये बात गलत है, होती है इसमें। और यह एक फसली कृषि है। ये एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही केंद्रित किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है इसमें। जैसे एक का उत्पादन से केले की रोपण कृषि की है, तो केले होते हैं। तो 1 और 2, हाँ 1 और 3 सही है, 2 गलत है। और 2 इसलिए गलत है क्योंकि इसमें आवश्यकता होती है पूंजी निवेश की ज़्यादा। व्याख्या देख लो। इस कृषि का प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। ठीक है, इसमें निवेश उच्च प्रबंधन तकनीक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये एक फसली कृषि है जिसमें कृषि एक फसल के उत्पादन पर ही केंद्रित किया जाता है। श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं एवं यातायात विकसित होता है। इसके द्वारा बागान और बाजार सुचारू रूप से जुड़े होते हैं। अगला सवाल है 75 नंबर, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला सवाल है, डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। तो यह योजना 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हुई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला है, इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार सवर्ण, हिंदू एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मध्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु पात्र दंपतियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये बात थोड़ी गलत लग रही है, तो इसकी हम व्याख्या देखेंगे। केवल एक सही है। ठीक है, व्याख्या है, डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। ये 1 अप्रैल 1923 से स्टार्ट है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार सवर्ण, हिंदू एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मध्य अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए पात्र दंपतियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। 31 मार्च 2023 तक पंजीकृत विवाह के लिए प्रति दंपति 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिसमें 1.25 लाख रुपए केंद्र सरकार द्वारा तथा 3.75 लाख राज्य सरकार द्वारा अंश शामिल है। 1 अप्रैल 2023 या उससे पश्चात पंजीकृत विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़कर 10 लाख रुपए प्रति दंपति कर दी गई है। बढ़ी हुई सहायता राशि का वितरण इस प्रकार है: 2.5 लाख रुपए संयुक्त बैंक खाते में SNA के माध्यम से जमा किए जाते हैं। ठीक है, और 2.5 लाख रुपए पे मैनेजर के माध्यम से जारी किए जाते हैं तथा 5 लाख रुपए की राशि 8 वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा फिक्स डिपॉजिट में रखी जाती है। बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार का अंशदान है और 8.75 लाख रुपए राज्य सरकार का है। अगला सवाल है, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें पहला है, यह पॉलिसी 18 मार्च 2026 को जारी की गई। बिल्कुल सही बात है। इस पॉलिसी की अवधि 31 मार्च 2028 तक है। ये गलत है। ठीक है, इस पॉलिसी की अवधि 31 तक है। अगला है, इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के चिप डिजाइन एक वैश्विक केंद्र बनाना तथा पैकेजिंग का प्रमुख केंद्र बनाना है। जोधपुर, पाली, मारवाड़ एवं कांकाड़ी जैसे क्षेत्रों में प्राथमिकता वाले सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया। इसमें 2 नंबर गलत है। 31 मार्च 2028 तक नहीं है, 31 तक है, 31 मार्च 2031। ठीक है, अगला सवाल है, प्रधानमंत्री धन कृषि योजना के अंतर्गत कितने मंत्रालयों एवं विभागों की योजनाओं को एकीकृत किया गया है? तो इसमें 11 कृषि योजनाएं हैं। ठीक है, अंतर्गत कितने मंत्रालयों विभागों को 11 विभागों को एकीकृत किया गया है। अगला सवाल है, राजस्थान MSSE नीति 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो
पहला है यह नीति 8 दिसंबर 2024 में लागू की गई थी, तो ये बिल्कुल सही बात है। यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावित है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला है नई MSSE की स्थापना और मौजूदगी MSSE इकाइयों के विस्तार हेतु चयनित इकाइयों को 50 करोड़ रुपए तक की ऋण राशि पर RIPS 2024 के तहत देय ब्याज अनुदान के अलावा 2% तक अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। अभी थोड़ा इसको रखो। अगला है उद्योग के डिजिटलीकरण और उपकरण और सॉफ्टवेयर की खरीद पर किए गए व्यय का 50% अधिकतम 1 लाख रुपए प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। इसमें ये चौथा गलत है, ठीक है। तीसरा सही है, 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। अगला सवाल है एक शिक्षक जो छात्र की छिपी हुई चिंता को महसूस कर सकता है और छात्र को सुरक्षित महसूस कराने के लिए अपनी शिक्षण शैली को समायोजित करता है, वह गोलमैन के EI के किस घटक का प्रदर्शन करता है? तो वो करता है सामाजिक जागरूकता, सहानुभूति, ठीक है। दूसरों की भावनाएं, चिंता को महसूस करना और उचित प्रतिक्रिया देना गोलमैन के मॉडल में सहानुभूति और सामाजिक जागरूकता का मूल है। अगला सवाल है स्नेहा अपनी गर्मियों की छुट्टी के दौरान साहित्य की किताबें पढ़ती है क्योंकि उसे कहानियाँ पसंद है, जबकि रोहन उन्हें केवल प्रतियोगिता में पुरस्कार जीतने के लिए ही पढ़ता है। तो स्नेहा खालिस्तान रूप से प्रेरित है, जबकि रोहन, तो इसमें बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। तो एक जो स्नेहा है जो उनको पसंद है तो वो एक आंतरिक अभिप्रेरणा है, ठीक है। इसमें 2 नंबर आ जाएगा और वो केवल पुरस्कार के लिए पढ़ता है तो बाह्य है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर आंतरिक और बाह्य। इसके बाद स्नेहा व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए कार्य करती है तो आंतरिक होता है, जबकि रोशन बाहरी इनाम के लिए करता है तो बाह्य होता है। अगला सवाल है उपलब्धि अभिप्रेरणा के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो इसमें होते हैं उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले मध्यम कठिनाई वाले कार्यों को पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है, जिनका IQ लेवल हाई होता है, ठीक है। कम उपलब्धि हासिल करने वाले श्रम से बचने के लिए बहुत आसान या बहुत कठिन कार्यों को पसंद करते हैं, ये भी सही है। एटकिंसन का सिद्धांत कहता है कि उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले चुनौती पसंद करते हैं, जबकि कम उपलब्धि प्राप्त करने वाले विफलता से अपने अहंकार की रक्षा के लिए चरम सीमाओं को चुनते हैं। अगला सवाल है यह पहचानना कि छात्र A आरेखों के माध्यम से बेहतर सीखता है, जबकि छात्र B व्याख्यान के माध्यम से बेहतरीन सीखता है। तो किससे संबंधित है? यह है संगठनात्मक सीखने की शैलियों से संबंधित है, ओके। व्यक्ति जानकारी को कैसे देखते हैं? व्यवस्थित और संशोधित करते हैं। इसमें अंतर को सीखने की शैली जैसे दृश्य बनाम श्रवण के रूप में भी जाना जाता है। अगले सवाल है कक्षा में अंतर्मुखी और बाह्यमुखी के संबंध में क्या सत्य है? तो इसमें अंतर्मुखी एकांत गतिविधियों और गहरे ध्यान को पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है। और बाह्यमुखी सामाजिक संपर्क और समूह कार्य में से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसमें ऑप्शन 3 हो जाएगा, A और 2 दोनों सही। ये कार्ल गुर्ज द्वारा परिभाषित अंतर्मुखी आंतरिक ध्यान और बाह्यमुखी बाहरी ध्यान की क्लासिक परिभाषाएं हैं। अगला सवाल है साइकिल चलाना सीखना व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाना जल्दी सीखने में मदद करता है, तो कौन सा है? एक सकारात्मक स्थानांतरण है, ओके। जब पिछला अधिगम नए कार्य को सीखने में सुविधा प्रदान करता है तो वो सकारात्मक होता है, और पिछला कार्य नए कार्य को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो वो नकारात्मक होता है। और पिछला अधिगम ना तो मदद करता है ना कुछ वो करता है, तो उसका शून्य स्थानांतरण होता है, ठीक है। अगला है राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ों की नस्लों के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो भाई साहब इसमें जैसलमेरी सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है, बिल्कुल सही बात है। नाली नस्ल सबसे लंबी रेशे वाली ऊन के लिए जानी जाती है, ये भी सही बात है। सोनाड़ी नस्ल को भारतीय मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है, ये गलत है क्योंकि चोकला को जाना जाता है, ठीक है।
और मारवाड़ी नस्ल सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली भेड़ भी की नस्ल है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल है, थार्नवेड के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार फर्स्ट और सेकंड, सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं श्री गंगानगर में कौन सा आएगा। श्री गंगानगर में ठंडाई था, ये DBW आ जाएगा। ठीक है, जैसलमेर में आपको पता है, जैसलमेर में EAD आएगा। ओके, और जयपुर में आपको पता है, जयपुर में आएगा DAW। ठीक है, और डूंगरपुर में आएगा CAW। तो गंगापुर में, जिसमें एक ओहो 4, ठीक है, चौथा नंबर बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, 16 नवंबर 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य लाभ की कामना हेतु जवाहर दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है भाई साहब जैसलमेर में। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। 16 नवंबर 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य लाभ की कामना हेतु जैसलमेर में जवाहर दिवस मनाया जाता है। सरकार ने जवाहर दिवस मनाने के कारण सागरमल गोपा, रघुनाथ सिंह मेहता और आईदान को जेल में डाल दिया। अच्छा, अगला सवाल है, राजस्थान के एकीकरण के तहत प्रथम चरण मत्स्य संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई साहब, मत्स्य संघ का निर्माण 4 रियासतों तथा एक ठिकाने को मिलाकर किया गया था। बिल्कुल सही बात है। और मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री जोधपुर महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया था। तो ये, अब सवाल देखते हैं, उपयुक्त में से सही कथन को पहचानिए। तो ए बिल्कुल सही है, 2 गलत है भाई। तो व्याख्या देखते हैं। मत्स्य संघ राजस्थान महाराजा धौलपुर उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया था। ठीक है, महाराजा अलवर तेज सिंह को उपराज प्रमुख, कुछ श्रोताओं के अनुसार करौली के शासक गणेश पाल को उपराज प्रमुख बने थे, और अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता शोभाराम कोमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया था। तो प्रधानमंत्री बने थे शोभाराम कोमावत। ठीक है, अलवर विराटनगर मत्स्य संघ की राजधानी रही थी। ओके, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से असंगत कथन किसान आंदोलन और संबंधित व्यक्ति को पहचानना है। तो मारवाड़ किसान आंदोलन बंशीधर पुरोहित बिल्कुल सही है। बीकानेर किसान आंदोलन कुंभाराम आर्यन। और बूंदी किसान आंदोलन नारायण पटेल, ये गलत है। चौथा है, बेंगू किसान आंदोलन रूपा की डाकण। अगला सवाल है, कनक आभूषण स्त्रियों द्वारा पहनने जाने वाला किस अंग का आभूषण है। तो कंकण है हाथ का। ठीक है, अगला सवाल है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जनजातियाँ और नृत्य दिए हुए हैं। तो मेव जनजाति का कौन सा, और डामोर और कंजर जनजाति का कौन सा है, ये आपको देखना है। तो ए में भाई साहब 4 हो जाएगा। मेव में खारी नृत्य, और ये खारी नृत्य अलवर का है। ठीक है, मेव जनजाति है, जाति है जिसका खारी नृत्य जो अलवर से संबंधित है। ठीक है, तो 1 में 4 जिसमें भी होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट सीधा चलते हैं। तो बिल्कुल 2 नंबर बिल्कुल सही है। और डामोर में आ जाएगा भरटिया, और कंजर में आ जाएगा लाठी नृत्य, और कालवेरिया में आ जाएगा इंडोरी। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है। तो इसमें कनक सुंदर है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। विश्रांत प्रवास राजस्थान भाषा की प्रथम कहानी है। ठीक है, केसर विलास है जो राजस्थान भाषा का प्रथम नाटक है, और भोरराव पगलिया राजस्थान भाषा का प्रथम बाल उपन्यास है। अगला सवाल है, 74वें संविधान संशोधन एवं नगरीय स्वशासन संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसको देखते हैं भाई साहब। पहला है, इस संशोधन द्वारा संविधान में इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 1 के और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ये सही है। ठीक है, अगला है, राजस्थान में नगर निगम की स्थापना सामान्यतः 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरों में की जाती है। ये भी बात सही है। नगर परिषद के राजनीतिक प्रमुख महापौर कहा जाता है। नहीं, महापौर नहीं कहा जाता, सभापति कहा जाता है। ठीक है, तो तीसरा नंबर गलत है।
चौथा है 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगरीय निकायों को कार्य करने हेतु कुल 18 विषय सौंपे गए हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। लेकिन तीसरा ये महापौर नहीं होता, महापौर तो नगर निगम के राजनीतिक प्रमुख को कहा जाता है, ठीक है। नगर परिषद के को तो महासभापति कहा जाता है, सभापति, ठीक। इसमें 3 कथन सही हैं और 1 कथन गलत है। देख लो, तीसरा कथन गलत है। जो नगर परिषद के राजनीतिक प्रमुख को सभापति, और महापौर है जो नगर निगम के कहा जाता है, वो नगर परिषद वाले को सभापति, नगर निगम को महापौर। सबसे छोटे स्तर पर नगर पालिका के प्रमुख को अध्यक्ष चेयरमैन कहा जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान के विभिन्न आयोगों और उनके वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म असंगत है? अच्छा, आरपीएससी के सदस्य का त्यागपत्र असंगत है, बताना है। तो त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, राज्य निर्वाचन आयोग की पद मुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान प्रक्रिया है, तो ये भी सही है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो राज्य वित्त आयोग का राष्ट्रपति नहीं करता, ठीक है, तो ये बात गलत है। चौथा है, राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रकृति एवं संवैधानिक निकाय है, निकाय, बिल्कुल ये सही है। तीसरा नंबर नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रपति तो केंद्रीय वित्त आयोग की करता है अनुच्छेद 280 के तहत, जबकि राज्य के लिए अनुच्छेद 223 फर्स्ट और 243 वाई के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान में नगरीय स्वशासन के ऐतिहासिक विकास के क्रम में राज्य की पहली नगर पालिका वर्ष 1864 में कहाँ स्थापित की गई थी? राजस्थान के नगरीय स्वशासन के ऐतिहासिक विकास के क्रम में पहली नगर पालिका वर्ष 1864 माउंट आबू में स्थापित की गई थी, ठीक है। 1864 में नगर पालिका माउंट आबू। तो इसकी व्याख्या, राजस्थान में आधुनिक स्थानीय स्वशासन की विशेष शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी। प्रशासनिक और ग्रीष्मकालीन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पानी आगो बंद करा है, सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की पहली नगर पालिका वर्ष 1864 में माउंट आबू सिरोही में स्थापित की गई थी। इसके बाद 1866 में अजमेर और 1867 में ब्यावर में नगर पालिकाओं का गठन हुआ। अगला सवाल है, भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, लुक ईस्ट नीति की शुरुआत 1991 में लुक ईस्ट नीति की शुरुआत 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा की गई थी, जिसमें 2024 में एक्ट ईस्ट नीति का रूप दिया गया। अच्छा, ये सही है शायद। अगला देखते हैं, भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक पंचशील समझौता शांतिपूर्ण से अस्तित्व के 5 सिद्धांत 1854 में, बिल्कुल सही है। भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत गुजरात सिद्धांत पड़ोसी देशों को बिना पारस्परिकता की उम्मीद के एक तरफा रियासत देने का बल दिया। अच्छा, अगला है चौथा, इसमें 1960 की सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की मध्यस्थता से संपन्न हुई थी। अब इसमें बताना उपयुक्त कथन में से कितने कथन सही हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 3 सही हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। गुजरात सिद्धांत भारत की विदेश नीति का मील का पत्थर है, जो छोटे पड़ोसियों को एक तरफा सहयोग देता है। चौथा गलत है, क्योंकि ऐतिहासिक सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई थी, न कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। विश्व बैंक की सहायता से हुआ था सिंधु जल संधि, ठीक है। तो इसमें 3 सही है, 1 गलत है। अगला सवाल है, भारत के विदेशी संबंध और ऐतिहासिक संधियों समझौतों को उनके संबंधित वितरण के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ताश का समझौता 1966, शिमला 1972, शांति मैत्री 1971, फरका बहराज समझौता 1996। तो हमें इनको अभी सवाल और, अच्छा, इसमें पहला दे रखा बांग्लादेश के साथ गंगा नदी के जल बंटवारे पर सहमति। अच्छा, भारत और सोवियत संघ के बीच 20 वर्षीय रणनीतिक योजना। 1965 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बहाली, बांग्लादेश निर्माण और 1971 के युद्ध के बाद भारत पाक संबंधों को सामान्य बनाना। तो हमें बताना है कि इन समझौतों का क्या क्या महत्व है, ठीक है। तो हम इसमें देख लेते हैं। वैसे
वो हो गया। तो व्याख्या में सब समझ लेते हैं। ताशकंद समझौता 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए किया गया था, ठीक है। फिर शिमला समझौता 1991 के युद्ध के बाद द्विपक्षीय वार्ता को बढ़ावा देने के लिए था। 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय शांति और सहयोग संधि की, जो विदेश नीति में बड़ा रणनीतिक कदम था। परपक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे का स्थायी समाधान है, ठीक है। अगला सवाल है, संविधान सभा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं तथ्यों के संदर्भ में संगत युग्म का चयन कीजिए। तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा देने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज भीमराव अंबेडकर ने ही बोला था, ठीक है। तो ये मेरे को असंगत लगा। अगला है, संविधान सभा की प्रांतीय सवाल क्या पूछ रहा है इसमें, जुड़ी है संदर्भ में संगत युग्म का चयन कीजिए। अच्छा, ठीक है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी गलत है, क्योंकि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल पर मतभेदों के कारण इस्तीफा देने वाले मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है, संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित सदस्य KM मुंशी। ये गलत है, हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, बिल्कुल सही बात है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ओके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को समान अधिकार दिलाने व हिंदू कोड बिल को संसद में पारित न होने पाने के कारण निराशा होकर 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष VT कृष्णाचारी थे, ठीक है। अगला है, रमणीक झील योजना में राजस्थान की कौन सी झील शामिल नहीं है? तो इनमें से फतेहपुर सागर झील शामिल है, ठीक है। अन्ना सागर झील है, पिछोला झील है, मान सागर नहीं है, ठीक है। रमणीय झील योजना, इस योजना के तहत पर्यटक की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य की 5 झीलों फतेह सागर, पिछोला, अन्ना सागर, पुष्कर व नक्की झील का सौंदर्यीकरण किया गया है। तो ये हो गए हमारे पूरे सवाल 100, ठीक है। तो सभी भाई बहनों से अपील है कि इस पेपर से पहले एक बार इसको 2x की स्पीड से या फिर जैसे भी आपको समझ आए वैसे आप देख लेना, क्योंकि इससे आपको बहुत काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। बेशक ये एक 1.5 घंटे की वीडियो बन चुकी है शायद, लेकिन इसको और स्पीड में डालने की कोशिश करेंगे, थोड़ी छोटी, लेकिन आप भी आपके अकॉर्डिंग जैसे आपको समझ आए वैसे। और अगर कोई बोलने में, क्योंकि कंटिन्यू 1-2 घंटे बोलते हैं, तो किसी शब्दों को उच्चारण में भी थोड़ा गलत हो जाता है, उच्चारण भी गलत होता है, किसी चीज़ को पढ़ने में भी वो हो जाता है, तो इसलिए उसको थोड़ा इग्नोर करना और अपने स्तर पर अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है। इसको हम ऐसे ही हम आगे 3 पेपर और 2 पेपर और लेके आएंगे। ये 3 पहला ये हो गया, 2 और लेके आएंगे। 3 ऐसे मॉडल पेपर होंगे ये नॉर्थ पब्लिक वाले कि मतलब इनमें से 40% तो आराम से आ ही जाएगा। और थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ना, और अगर हो सके तो नोट्स भी बना लेना, बनाओ तो, लेकिन इनको 1 या 2 बार ज़रूर देख लेना। जीके के लिए बेफिक्री रहो, क्योंकि इससे बाहर ज़्यादातर कुछ नहीं आएगा, इसमें योजनाएं, करंट सब कुछ आ जाएगी। और सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो, सब्जेक्ट के लिए भी कुछ करेंगे। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई त्रुटि हुई है, गलती हुई है बोलने में कुछ भी, तो आप बता सकते हो, क्योंकि आप बताओगे तभी हम अपने में सुधार करेंगे और कोशिश करेंगे आगे जो भी वीडियो आएगी उसमें सुधार करने की, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि अंतिम टाइम में एक स्वास्थ्य है जो अगर बिगड़ गया ना तो पेपर भी बिगड़ जाएगा। तो उससे कोई पर्याप्त नींद लो और टाइम टू टाइम पढ़ाई करो बस।